Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Президент Российской Федерации! Россия! डोनेट्स्क में एक रात में 250 सैनिकों के मौत की नींद सोने के बाद भी बखमूत की हार के हाहाकार के भी खोखा बांध के टूटने से जल प्रलय के बावजूद और रूस की परमाणु बम गिराने की धमकियों के वक्त ज़ेलेंस्की ने ज़ैपोरिज़्ज़िया पर जबरदस्त काउंटर अटैक किया। इतना भीषण कि रात से ही मिसाइलों, बमों और गोलीबारी की आवाज बचे खोचे ज़ैपोरिज़्ज़िया में जलजला पैदा कर रहे हैं। भयानक जंग लड़ी जा रही है। ज़ेलेंस्की ने टैंक से, तोपों से, ड्रोन से ज़ैपोरिज़्ज़िया को रूस के कब्जे से मुक्त कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी है। बाढ़ के कहर से बर्बाद होते खेरसौन की तस्वीरें देख ज़ेलेंस्की के घुटने टेक देने की आशंका वाली खबरों के बीच ज़ैपोरिज़्ज़िया जलने लगा है। ज़ेलेंस्की का प्लान आप सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि 20% यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने वाले पुतिन के दावों की इस वक्त हकीकत क्या है। दुनिया भर के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ज़ैपोरिज़्ज़िया पर चढ़ाई का प्लान बहुत सुनियोजित है। बहुत लंबे समय से इसे तय किया जा रहा था। जब मौका आया तो ज़ेलेंस्की के जांबाज कूद पड़े हैं ज़ैपोरिज़्ज़िया बचाने, उस पर कब्जा करने के लिए। ज़ैपोरिज़्ज़िया फ्रंट की लड़ाई के स्क्रिप्ट में रूस के कब्जे वाले सबसे बड़े कस्बे टोकमाक और शहर मेलिटोपोल शामिल है। यूक्रेन की सेना वोग्लेडार और वोल्नोवाजा शहरों की ओर से मारियोपोल पहुंचने की कोशिश में है। मारियोपोल अज़ोव सी के करीब सबसे बड़ा शहर है, जिसे 1 साल पहले रूस ने कब्जा कर लिया था, और यही इलाका है जहां अज़ोवस्ताल स्टील फैक्ट्री पर कब्जे करने के लिए भीषण लड़ाई लड़ी गई। मारियोपोल पर कब्जे के साथ रूस ने अपने कब्जे वाले खेरसौन के साथ डॉनबास और क्राइमिया के बीच एक कॉरिडोर बना लिया। मारियोपोल पर कब्जे का रणनीतिक महत्व होगा और रूस के फ्रंट को 2 फाड़ करने के साथ क्राइमिया को अलग थलग किया जा सकेगा। В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южнодонецком и Запорожском направлении. В районе Временского выступа подразделениями группировки войск «Восток» отражено 4 атаки противника, проводимых силами до 2 батальонных тактических групп, усиленных танками в районах населенных пунктов Левадная Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики. На запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск ज़ेलेंस्की ने युद्ध की शुरुआत में ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया था कि पुतिन के 72 घंटे में यूक्रेन विजय का सपना पूरा नहीं होने वाला। ज़ेलेंस्की पुतिन को यूक्रेन थाली में परोस कर नहीं देने वाले, और अब उदाहरण सामने है। रूस दक्षिणी यूक्रेन पर विजय प्राप्त कर अगराता रहा है कि कीव अब दूर नहीं, लेकिन ज़ेलेंस्की के पलटवार ने पुतिन के प्लान पर पानी फेर दिया है। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक यूक्रेन की सेना इस मोर्चे पर एक रात में 3 किलोमीटर आगे बढ़ी है। चूंकि ये इलाका बारूदी सुरंगों से पटा हुआ है, ऐसे में इतनी दूरी अहम कामयाबी है।
बखमूत के मोर्चे पर जीत के बीच ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के काउंटर अटैक ने क्रेमलिन को हिला दिया है। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने कुछ महीने पहले इसकी प्लानिंग की थी, लेकिन अब तक यूक्रेन के सैनिकों की पूरी ट्रेनिंग और पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियार का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये दोनों काम हुए, ज़ेलेंस्की अज़ोव सी पर झंडा लहराने के लिए पुतिन को ललकारने लगे। लेकिन कहां से मिली ज़ेलेंस्की को पलट कर मारने की ताकत? कौन है ज़ेलेंस्की के पीछे खड़ा जिसके दम पर ज़ेलेंस्की रूस पर जीत हासिल करना चाहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का सबसे लेटेस्ट बयान। And we're advancing this goal by providing them the support Ukraine needs now on the battlefield and helping them strengthen their military over the long term. The fact of the matter is that I believe we'll have the funding necessary to support Ukraine as long as it takes, and I believe that that support will be real, even though you hear some voices today on Capitol Hill about whether or not we should continue to support Ukraine and for how long we should support them. The fact of the matter is, I asked people to picture what would happen if we were not supporting Ukraine. Do we think Russia would stop in Kyiv? Do you think that's all there would be happening? I think not, and I think the vast majority of my colleagues, even the critics, think that would not be the case as well. There's much more to say about Ukraine, but I hope that answers your direct question. ज़ेलेंस्की बाइडेन की इसी हिम्मत के बूते अब तक जंग लड़ते आ रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ज़ैपोरिज़िया फ्रंट की लड़ाई पुतिन के प्रतिष्ठा की लड़ाई है। ज़ैपोरिज़िया फ्रंट पर ज़ेलेंस्की संयोग से भी जीत जाते हैं तो रूस की जंग में अब तक की सबसे बड़ी हार होगी। 8 महीने की बखमूत युद्ध के बाद की कामयाबी पर पानी फिर जाएगा। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जिस रूट को पकड़कर इस वक्त ज़ेलेंस्की की सेना मार्च कर रही है, उस पर पुतिन के पहरेदारों की पैनी नजर है। रूस ने इन इलाकों में जबरदस्त रक्षा पंक्ति तैनात कर रखी है। ज़ेलेंस्की की सेना को यहाँ लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, फिर कहीं जाकर निकलेगा युद्ध का अंजाम। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री हन्ना मेलियार ने दावा किया है, दुश्मन की तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन की सेना कई दिशाओं की ओर आगे बढ़ी है। मेलियार के मुताबिक बखमूत के करीब उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में स्थित कुछ कस्बों को यूक्रेन की सेना ने कब्जा कर लिया है ताकि रूसी सैनिकों को घेरा जा सके। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की फौज को इसके लिए बधाई दी थी और कहा कि इस खबर का हम कब से इंतजार कर रहे थे। ज़ेलेंस्की का ज़ैपोरिज़िया काउंटर अटैक उस वक्त हुआ है जब कहा जा रहा है कि पुतिन सेना को विश्राम देने के मूड में है। रूस चाहता है कि युद्ध में कुछ दिनों के लिए विराम वाली स्थिति हो ताकि रूस को अपने सैनिकों और हथियारों को सुनियोजित तरीके से इकट्ठा करने और नई ऊर्जा जुटाने का वक्त मिल जाए। लेकिन ज़ेलेंस्की युद्ध के मूड में है। यूक्रेन चाहता है कि रूस पर इतनी तेजी से और ज्यादा से ज्यादा हमले हों कि रूस को संभलने का मौका नहीं मिले। इस वक्त ज़ेलेंस्की यही कर रहे हैं। राजधानी कीव से 550 किलोमीटर दूर देश के दक्षिण में ज़ैपोरिज़िया के आसपास लगातार लड़ाई चल रही है। युद्ध के तुरंत बाद ही ज़ैपोरिज़िया के ज्यादातर इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया, लेकिन ज़ैपोरिज़िया शहर अब भी यूक्रेन के कब्जे में है। ये हालात बताते हैं कि पुतिन के विजय के दावों के बीच भी यूक्रेन किस तरह से लड़ता आ रहा है। ज़ैपोरिज़िया का भूगोल ऐसा है कि यहाँ ज़ेलेंस्की की 1% जीत भी पुतिन का विक्ट्री गणित गड़बड़ कर देगी। ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट पर रूस के कब्जे से यूक्रेन को भारी ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये गनीमत रही कि कखोका बांध के टूटने के बावजूद ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में वाटर सप्लाई जारी है। कखोका बांध से ही क्राइमिया और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को पानी पहुंचता है। इस पानी की राह में बाधा पहुंची तो न्यूक्लियर प्लांट बम की तरह किसी भी वक्त उड़ सकता है। हालांकि रूस के कब्जे के बाद से ही कहा जा रहा है कि ज़ैपोरिज़िया की परमाणु भट्टी का पारा धमाके के मुहाने पर है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन शुरू हुआ तो सैलाब से मर रहा यूक्रेन परमाणु विकिरण यानी रेडिएशन से जल मरेगा। ज़ैपोरिज़िया के खतरनाक भट्टियों में तापमान लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, जिसका आखिरी चरण होता है धमाका। धमाके के इस चेन को डिटेल में आपको आगे बताएंगे, पहले खतरा देखिए। ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट से रेडिएशन शुरू हुआ तो ये सिर्फ यूक्रेन को मौत की नींद नहीं सुलाएगा, इसका शिकार बेलारूस का आदमी भी होगा, इसका शिकार पोलैंड के लोग भी होंगे, रोमानिया भी पहुंच सकती है रेडिएशन वाली मौत, और सबसे बड़ा ये कि रूस के नागरिक भी इसकी जद में आएंगे। यानी 5 देशों में इस वक्त परमाणु रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया है।
ये कहने का आधार है पेरिस के इंस्टीट्यूट फॉर रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी यानी IRSN की ताजा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कखोका डैम के टूटने से ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट को पानी सप्लाई के लिए बनाया गया कूलिंग पॉन्ड तबाह हो चुका है। इस कूलिंग यानी परमाणु भट्टी के तापमान को कम करने के लिए बनाए गए पानी के तालाब से प्लांट को पानी नहीं पहुंचा तो किसी भी वक्त तबाही मच सकती है। आशंका तो इस बात की भी जताई जा रही है कि डैम टूटने से जिस तरह से खेरसौन में कई लाशें तैरती दिखी, ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट इलाके में रूस की हार होती है तो कहीं रेडिएशन का खतरा पैदा न हो जाए, जो पुतिन के परमाणु बम गिराने से भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक हो सकता है। लेकिन अंजाम कुछ भी हो, ज़ेलेंस्की अब रुकते नहीं दिख रहे। ताजा यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर ड्रोन हमला किया है। ज़ेलेंस्की युद्ध में अपने से बहुत बलशाली देश से लड़ रहे हैं, इस बात का सबसे पहले ख्याल रखा जाना चाहिए। और ज़ेलेंस्की एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो रूस की ये बहुत बड़ी हार से कम कुछ भी नहीं मानी जाएगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, मिसाइलों के हमले के बीच बड़े बड़े धमाकों के साथ और खेरसौन से लेकर कीव तक पुतिन की नाकेबंदी पूरी है। ज़ेलेंस्की की फौज को घेर कर मारने के लिए पुतिन का प्लान बहुत खतरनाक है क्योंकि पुतिन ने तैयार कर दिए हैं 5 वॉच टावर। पुतिन ने ये वॉच टावर क्राइमिया में तैयार किया है। यूक्रेन के अंदर डॉनबास में तो बहुत मजबूत वॉच टावर है। पुतिन का एक वॉच टावर बेलारूस में है तो एक वॉच टावर बाल्टिक सागर के पास यूरोप के बीचों बीच कलिनिनग्राद में बना हुआ है। 5वां वॉच टावर पुतिन मोल्दोवा में बनाना चाहते हैं और ये वॉच टावर पुतिन का सबसे खतरनाक निगरानी करने वाला अड्डा बन सकता है। ज़ेलेंस्की से दुश्मनी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन की तैयारी बहुत बड़ी है। ना वो कोई मौका खोना चाहते हैं, ना ही कोई कोना। पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह से घेर कर मारना चाहते हैं और इसके लिए अब वो ज़ेलेंस्की की मदद करने वाले देशों के आसपास भी एक ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिए हैं जिसकी जद में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। पुतिन अब इसी बहुत बड़े जाल का हिस्सा मोल्दोवा को बनाना चाहते हैं।
यूरोप और नाटो देशों को डर है कि यूक्रेन में युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए पुतिन मोल्दोवा को भी अपने युद्ध की जद में ले सकते हैं। मोल्दोवा पुतिन की फायरिंग लाइन में पहले ही आ चुका है। वो इशारों में मोल्दोवा को अंजाम से रूबरू भी कराते रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि रूस ने जो मिसाइल काला सागर से दागी वो मोल्दोवा के एयर स्पेस से होकर गुजरी और फिर पश्चिम यूक्रेन में जाकर गिरी। पुतिन के इरादों से यूरोप अनजान नहीं है और वो मोल्दोवा से रक्षा संबंध भी बढ़ा रहा है। मोल्दोवा ने तो कई बार दावा किया है कि यूक्रेन पर दागी मिसाइलों का मलबा उसके इलाके में भी गिरा है, यानी मोल्दोवा कभी भी युद्ध की चपेट में आ सकता है। मोल्दोवा को लगता है कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनकर वो पुतिन के गुस्से से बच सकता है। अब तो मोल्दोवा यूरोप के और करीब आ चुका है। अगले कुछ सालों में मोल्दोवा यूरोपीय संघ का हिस्सा बन सकता है। पुतिन इस बात से वाकिफ है, लेकिन नाटो उनसे ये बाजी किसी भी हालत में जीतना चाहता है। Dacă toată lumea se străduiește, atunci se poate realiza în câțiva ani, dar uitați-vă, de exemplu, în Balcanii de Vest, unde au avut suișuri și coborâșuri. Eu sper foarte mult ca administrația din Republica Moldova să rămână pe un suiș constant. मोल्दोवा की आबादी करीब 26 लाख है और अब ये देश रोमानिया और यूक्रेन के बीच सैंडविच जैसी स्थिति में है। मोल्दोवा का यूक्रेन के साथ 1200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। लंबे वक्त से रूस और मोल्दोवा के संबंध भी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वहीं मोल्दोवा भारत के केरल से भी छोटा है। मोल्दोवा में क्रेमलिन के समर्थन वाला अलगाववादी गुट भी है। इस गुट की मदद के लिए रूस ने करीब 1500 सैनिकों को मोल्दोवा में तैनात किया हुआ है, यानी पुतिन की सेना मोल्दोवा में मौजूद है। Пребывание напрямую связано с перспективами политического урегулирования приднестровской проблемы, в процессе которого Россия выступает в качестве посредника и гаранта. Ни у кого не должно быть сомнений, что российские вооруженные силы будут адекватно реагировать на любые провокации против наших военных в Приднестровье и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента и военнослужащих и военных складов в поселке Колбасно, которые они охраняют. И любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию. 21 मई की बात है, तब पुतिन बहुत गुस्से में थे और उनके गुस्से की वजह ये मजमा था। ये मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ है और यहाँ हजारों लोग मोल्दोवा की यूरोपीय संघ में शामिल होने का समर्थन करने के लिए जमा हुए। तब से पुतिन इस भीड़ को देखकर बेचैन है। वो मोल्दोवा को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि बाइडेन के साथी यानी नाटो देश उनके और करीब बढ़ने की गलती ना करें। पश्चिमी देशों का ऐसा समर्थन पुतिन यूक्रेन में भी देख चुके हैं और उसी के बाद 2014 में उन्होंने क्राइमिया को कीव से तोड़कर मॉस्को से जोड़ दिया था। रूस और मोल्दोवा के संबंध तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। मोल्दोवा यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता है और पुतिन इसके खिलाफ है। नाटो को लगता है कि रूस के युद्ध ने मोल्दोवा को अपनी जद में लिया तो इस देश का भी वही हाल होगा जो इस वक्त यूक्रेन का हो रहा है। तब यहां भी पुतिन का वॉच टावर बन जाएगा। मोल्दोवा में अलगाववादी गुट वहां के ट्रांसनेस्ट्रिया इलाके में सक्रिय हैं। यहां पर पुतिन का वॉच टावर बन सकता है। ये मोल्दोवा के साथ यूक्रेन के लिए भी बड़ा संकट बन जाएगा क्योंकि यहां से पुतिन की नजर दूर तक जाएगी। पुतिन ने मोल्दोवा में वॉच टावर बनाया तो यहां से पुतिन पूरे पश्चिम यूक्रेन पर निगरानी करेंगे। दक्षिण यूक्रेन पर उनकी नजरें होंगी। ओडेसा जैसे सामरिक रूप से अहम शहर पर भी पुतिन नजर रख पाएंगे। ओडेसा वो जगह है जहां पुतिन ने हमले तो बहुत किए लेकिन ये जगह अब भी ज़ेलेंस्की के पास है। वहीं मोल्दोवा में वॉच टावर बना तो पुतिन दक्षिण की तरफ रोमानिया यानी कि एक नाटो देश को भी अपने चंगुल में फंसा सकते हैं। जून की शुरुआत में ही मोल्दोवा में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की शिखर वार्ता हुई थी। तब 1 जून को यहाँ यूरोप के बड़े बड़े लीडर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में ज़ेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता को लेकर एक बड़ी बात कही थी और तब मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू उनकी बातों पर जैसे हाँ में हाँ मिला रही थी।
ये तस्वीरें और बयान पुतिन ने भी बहुत गौर से देखा है। And I think what is very important, our future in EU, and Ukraine is ready to be in NATO. We are waiting when NATO will be ready to host and to see and to have Ukraine. And I think security guarantees are very important, not only for Ukraine, for our neighbors, for Moldova, because of the Russia and of their aggression in Ukraine and potential aggression for other part of Europe. यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का गेम प्लान कैसे तैयार हुआ है, वो इसे आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, इसे बहुत गौर से समझने की जरूरत है, क्योंकि रूस का मकड़जाल अब पूरे यूक्रेन के साथ पूर्वी यूरोप को घेरने की बड़ी कारगर नीति साबित हो रही है। पुतिन ने पहला वॉच टावर क्राइमिया में बनाया। यहां से पुतिन दक्षिणी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर नजर रखते हैं, मेलिटोपोल के साथ मारियोपोल को देखते हैं और काला सागर पर तो उनकी नजर बनी रहती है। इसके बाद पुतिन का दूसरा वॉच टावर डॉनबास की जमीन पर बना, यानी पूर्वी यूक्रेन। यहां से पुतिन लोहांस्क पर भी नजर रखते हैं, डोनेस्क को भी देखते हैं और अब बखमूत के साथ ज़ैपोरिज़िया की तरफ होने वाले ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन में युद्ध की वजह से ज़ेलेंस्की का देश पहले ही बढ़ चुका है। डॉनबास पर पुतिन का कब्जा है। यूक्रेन का 15 से 20% हिस्सा पहले ही रूस के पास जा चुका है। युद्ध में भारी नुकसान सहने के बावजूद ज़ेलेंस्की बार-बार एक-एक इंच जमीन वापस जीतने का भरोसा दिखाते हैं। वो पुतिन की फौज को 24 घंटे ललकारते हैं, लेकिन जमीन पर सच बहुत कड़वा है। पुतिन की पहुंच अब यूक्रेन के सभी मोर्चों तक है और अब तो पुतिन बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए पुतिन के 2 और वॉच टावर देखिए, जिससे पुतिन की रेंज के बारे में बहुत साफ-साफ जानकारी मिल जाएगी। पुतिन का वॉच टावर बेलारूस में बन चुका है। बेलारूस से पुतिन उत्तरी यूक्रेन पर नजर रखते हैं, कीव के बॉर्डर पर नजर रखते हैं। वो बाल्टिक देशों लिथुआनिया और लातविया को भी देखते रहते हैं और पूर्वी पोलैंड से हो रही यूक्रेन की हथियार सप्लाई लाइन को भी चेक करते हैं। ऐसी निगरानी पुतिन कलिनिनग्राद से भी कर रहे हैं। ये बाल्टिक सागर से लगा रूस का इलाका है, जहां पुतिन की फौज का एक बड़ा अड्डा है और यहां लगे वॉच टावर से पुतिन की नजर बाल्टिक देशों के अलावा बाल्टिक सागर में नाटो की गतिविधियों पर होती है और वो उत्तरी पोलैंड में चल रही सभी साजिशों को भी ट्रैक करते रहते हैं। कुल मिलाकर पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह घेरा हुआ है। वो यूक्रेन में युद्ध के साथ साथ नाटो को भी ट्रैक कर रहे हैं। पुतिन बेशक यूक्रेन में बड़ा नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने में यकीन रखते हैं। यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ था, तब कीव के आसपास पुतिन के बड़े हमले फेल हो गए थे। इसके बाद पुतिन ने डॉनबास का रुख किया और फिर मारियोपोल पर 3 महीने में कब्जा कर लिया। अब वो यही रणनीति यूक्रेन के चारों तरफ अपनाना चाहते हैं और फिलहाल उनके टारगेट पर यूक्रेन का पड़ोसी देश मोल्दोवा है, जिस पर पुतिन की टेढ़ी नजर पड़ चुकी है। यहाँ युद्ध शुरू हुआ तो समझ लीजिए कि पुतिन की फौज फिर नाटो के लिए बड़ी चुनौती पेश कर देगी, क्योंकि तब पुतिन के सामने पोलैंड भी होगा और रोमानिया। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा।
ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चिनाब पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं जिससे 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर भारत के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूरदराज भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव साविजिया में आवारा कुत्तों ने आतंक मचाते हुए 1 घंटे के भीतर 4 गांव वालों पर हमला कर दिया और इन्हें घायल कर दिया। यूक्रेन का बखमूत इस वक्त सबसे बड़ा वॉर जोन बना हुआ है। रूस भले ही पूरे बखमूत पर कब्जे का दावा करे, लेकिन सच्चाई ये है कि बखमूत के साथ आसपास के इलाकों में अभी भी भीषण लड़ाई चल रही है और ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। इस वीडियो की एक एक डिटेल देंगे आपको, ये भी बताएंगे कि इसे किसने जारी किया है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि असल में यूक्रेन के नक्शे पर बखमूत है कहां और युद्ध की स्ट्रेटेजी के लिहाज से ये यूक्रेन और रूस दोनों के लिए क्यों जरूरी हो गया है। यहां से डॉनबास के बड़े शहर डोनेत्स्क की दूरी महज 55 किलोमीटर है। बखमूत से सटे डॉनबास रीजन में रूस ने पहले ही कब्जा कर लिया था और अब बखमूत पर कब्जे का दावा करता है। बखमूत के बाद रूस की निगाहें नीप्रो नदी तक चढ़ाई करने की है, जिसकी वो पहले कोशिश भी कर चुका है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। लौटते हैं वीडियो पर। इस वीडियो को ज़ेलेंस्की की सेना ने जारी किया है और ये लड़ाई बखमूत के बेहद करीब डोनेत्स्क में चल रही है। वीडियो की एक एक फ्रेम को गौर से देखिए। सबसे पहले यूक्रेन का एक सैनिक दूसरे सैनिक को वायरलेस से एक संदेश भेजता है। संदेश मिलते ही फ्रंट लाइन पर तैनात जवान एक्टिव हो जाते हैं। वहां मौजूद एक सैनिक ड्रोन कैमरा सेट करने लगता है, जबकि 2 सैनिक 110 mm की मोर्टार निरीक्षण करने मैदान में उतर जाते हैं। ये मोर्टार बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। इसका गोला किसी बड़ी तोप की ताकत रखता है। अब फ्रंट लाइन पर तैनात चौथा सैनिक मिसाइल तैयार करने लगता है। देखिए कैसे सैनिक मिसाइल को तैयार कर रहा है ताकि मोर्टार से उससे दुश्मन को निशाना बनाया जा सके। अब सारी परख हो चुकी है, टारगेट सेट किया जा चुका है, बस फायर करने की देरी है। सीनियर ऑफिसर से निर्देश मिलते ही मिसाइल फायर कर दी जाती है। यह मिसाइल रूस की सेना के एक टुकड़े पर गिरती है। जिस जगह पर मिसाइल गिरी वहां पर एक सैनिक तुरंत हलाक हो गया, जबकि बाकियों के बीच भगदड़ मच गई। रूस के सैनिकों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। देखिए फिर कैसे क्या हुआ, निशाना सेट किया, हमला हुआ और फिर बड़े धमाके के बीच एक सैनिक की मौत हो गई। Тривати, тобто ми просуваємось по флангам. Мені складно там коментувати ситуацію взагалі, там, знаєш, з контрнаступом, ситуацію там, яка є там, наприклад, у інших підрозділах, як вони просуваються. За себе можу сказати і за мій підрозділ відповісти, що ми просуваємось, виконуємо бойові завдання, поставлені нами вищим командуванням. Тому все потихеньку, все. यूक्रेन के सैनिकों को रूस से कड़ी टक्कर मिल रही है। रूस के सैनिक भी डोनेत्स्क रीजन में ही यूक्रेन पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। Противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении, введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад,
из состава стратегических резервов Вооруженных сил Украины при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника. Целью противника являлась прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился. रूस और यूक्रेन की तरफ से जारी वीडियो से ये साफ है कि बखमूत के आसपास अभी भी भीषण